हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य क्लासेस पर। आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को इंग्लिश का क्लास 11th का मैंने आपको बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 नंबरी क्वेश्चन या 2 नंबर या 5 नंबरी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उस पार्ट के उस चैप्टर के बारे में पूरे हिंदी में डिटेल से समझाऊंगा और बतलाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। लेकिन आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो है पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर जो है महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था। और ये सब जो है इंग्लिश में जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं इनके बारे में हम बताएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर्स देन अ पॉलिटिशियन। यानी कि बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 एक राजनीतिज्ञ होने से ज़्यादा एक आत्मिक नेता थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी इसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमको ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी इसको हम क्लियर कर दें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को रोक रोक करके आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर से देखते हैं इसको, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped Indian gain independence. कॉमा है इसके बाद। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of fanatic on 30 January 1948. His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young Indian and the speeches that he delivered on different occasions reveals him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundations of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time, the Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral banks. अब इसके हिंदी के बारे में हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये हमने पूरा यहाँ पर ये सब जान लिया। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके हिंदी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके हिंदी के बारे में आप लेते हैं तो उतनी चीज़ों का है कि बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिज्ञ होने से ज़्यादा एक आत्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य एवं अहिंसा को अपने प्रमुख शस्त्रों के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में मदद की। 1915 से 1948 तक वह भारतीय राजनीति में पूरी तरह छाए रहे। फिर इसके बाद 30 जनवरी 1948 को वह एक सनकी व्यक्तियों के हाथों मारे गए, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, इसमें नहीं है वो बात। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कई लेख उन्होंने यंग इंडिया पत्र के लिए लिखे थे तथा वे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वे उन्हें एक वास्तविक विचारक के तौर पर ही नहीं अपितु आडंबर रहित एवं मुहावेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर भी प्रकट करते हैं। इस अंश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी सभ्यता के सुदृढ़ बुनियादी के बारे में बताते हैं, जो कि समय के साथ साथ सफलतापूर्वक डटी हुई है। पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिक स्वाधिकार की मानसिकता रखती है, भारतीय सभ्यता जो कि नैतिकता पर बल देती है, से मेल नहीं खाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसका आप
क्वेश्चन उस पर देख भी सकते हैं, लेकिन इसका देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला हमारा पैराग्राफ जो है आप बुक्स में भी देख सकते हैं, इसका हिंदी आप पढ़ निकाल सकते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन एंड डेवलप्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे यकीन है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह संसार में किसी से परास्त नहीं हो सकती। Nothing can equal the seeds sown our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate. The might of the prowess was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learn their lesson from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in this former glory. In trying to learn from them, the European imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. इसमें बताया जाए कि जो बीज हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम समाप्त हो गया, यूनान की भी वही दशा है, मिस्र की शक्ति भी चूर हो गई, जापान का पाश्चात्यकरण हो गया, चीन के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु भारत अब तक किसी न किसी प्रकार से अपनी नींव पर दृढ़ है। यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं, जिनका भूतपूर्व गौरव अविद्यमान नहीं है। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोप के लोग समझते हैं कि वे यूनान व रोम की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ऐसी उनकी दयनीय दशा है। अगला पैराग्राफ दूसरा नंबर पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िए, इसके बाद इसका हिंदी आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ, इन द माइट्स ऑफ ऑल दिस इंडियन रिमांस अवेलेबल एंड देयर इज ए ग्लोरी, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडियन दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड that it is not possible to induce them to adopt any charges. It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many truths their advice open India and she remains steady. This is her beauty. It is the seat anchor of our hope. इन सबके बीच भारत अड़ी खड़ा है तथा यही उसकी शान है। भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और भावशून्य हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना संभव नहीं है। वास्तव में यह यूरोप हमारे मूल्यों के विपरीत है, जो हमने अनुभव के आहरण पर परखा है तथा सही पाया है। हम इसे बदलने की साहस नहीं रखते। अनेक लोग अपने विचार या सोच भारत पर थोपते हैं और वह स्थिर रहता है। यही इसका सौंदर्य है, यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। तीसरे पैराग्राफ है, सिविलाइजेशन इज दैट मोर ऑफ, यहाँ पर देख सकते, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ड्यूटी एंड observance of morality or convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our positions. So doing we know ourselves. The Gujarat equivalent for civilization means good conduct. सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्वक आचरण संपरिवर्तनीय पद है। नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। ऐसा करके हम आत्मबोध करते हैं। गुजरात में सभ्यता को सदाचार का समानार्थ माना जाता है। इसके बाद अगला है पैराग्राफ, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट देन इंडियन, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि कई लेखों ने स्पष्ट किया है, अन्य किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। पांचवा नंबर है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट
gets, the more it wants, and still remains unified. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. हम देखते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है, यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा करता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। हम अपनी इच्छाओं में जितना अधिक लिप्त होते हैं वे उतनी ही बेकाबू हो जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की एक सीमा तय की है। उन्होंने देखा कि प्रसन्नता मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। और इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, डायरेक्ट नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपकी वीडियो बड़ी हो सकती है। हम यहाँ तक, जैसे कि एक हम आपको बता दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ देंगे, इसके साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ देंगे। आप इसके बीचे का पढ़कर आप इसका हिंदी निकाल सकते हैं और हिंदी के साथ इसमें स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखने के बाद आपको ऊब सकते हैं। इसलिए वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने बुक से मिला कर देखिए, आपके पास बुक तो होना अनिवार्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से डायरेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। इसके साथ साथ लास्ट वाले पढ़ते हैं कि दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। अब हम हिंदी पे चलते हैं। क्या जरूरी नहीं कि कोई आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वह धनवान है, या इसलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है। धनी लोग प्रायः दुखी देखे जाते हैं, वह निर्धन प्रसन्न। लाखों लोग सदैव गरीब रहते हैं। यह सब देखते हुए ही हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं भोगों से दूर रहने का आदेश दिया है। हमने उसी तरह के हल से काम चलाया है जो हजारों वर्ष पहले चलन में था। हमने उसी तरह की झोपड़ियाँ बनाए रखी जो हमारे पास पुराने समय में भी थी, और हमारे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली भी पहले जैसी ही रही है। हमारी कोई जीवन का क्षय करने वाली प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी। प्रत्येक आदमी अपना नियत काम धंधा करता था तथा नियमित वेतन प्राप्त करता था। यह बात नहीं थी कि हमें ज्ञात नहीं था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है, परंतु हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हमने अपना मन इस तरफ लगा लिया तो हम गुलाम बन जाएंगे तथा अपनी नैतिक प्रकृति खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने सोच विचार कर यही निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ पाँव से कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हाथ पाँव से उचित उपयोग में ही हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वास्थ्य निहित है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देख सकते हैं हमारा यहाँ से दे फर्दर reasoned that large cities were a snare and a unless encumbrance and that people would not be happy in them। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं यहाँ से therefore satisfied with a small village। हिंदी में उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े नगर फंदे हैं तथा निरर्थक बाधाएं हैं तथा लोग उनमें सुखी नहीं रहेंगे। वहाँ चोरों व डाकुओं को गिरोह होंगे, वहाँ वेश्याएं और पाप पनपेंगे तथा निर्धन लोग धनी लोग द्वारा लूटे जाएंगे। इस कारण वे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। अगले पैराग्राफ की बढ़ते हैं यहाँ से। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर वर्ड्स वेयर inferior to the swords of ethics। इसके बाद लास्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, दे enjoyed true home rule। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों में कमतर थी तथा इसी कारण वे धरती के सम्राटों को ऋषियों तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे। इस तरह की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने में असमर्थ है। इस राष्ट्र में अदालतें, वकील व डॉक्टर भी थे, लेकिन वे सब एक सीमा में बंधे हुए थे।
सबको ज्ञात था कि वे व्यवसाय ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसके अलावा ये वकील तथा वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे। उनको लोगों पर आश्रित समझा जाता था, उनका स्वामी नहीं। काफ़ी हद तक न्याय निष्पक्ष था। आंदोलन से बचाना सामान्य नियम होता था। उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल नहीं थे। यह बुराई केवल मुख्य नगरों में अथवा उनके आसपास नजर आती थी। जनसाधारण स्वाधीनता के साथ जीते थे और अपना कृषि का व्यवसाय करते थे। वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। अगला पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। 9वां नंबर पैराग्राफ है हमारा यहाँ से कि दी इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इंडिया टू क्लाइंग टू द वर्ल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज चाइल्ड क्लाइंग्स टू द मदर्स ब्रेथ्स। मेरे द्वारा जिस भारतीय सभ्यता का उल्लेख किया गया है यहाँ से, ऐसे ही वर्णन इसके समर्थकों द्वारा भी किया गया है। संसार के किसी भी भाग में तथा किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने कभी संपूर्णता हासिल नहीं की। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति चारित्रिक विकास की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का फैलाव करना है। पिछली यानी कि सभ्यता का कोई उद्देश्य नहीं है तथा पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। ऐसा समझकर तथा विश्वास करते हुए भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है कि वह भारतीय सभ्यता के साथ ऐसे चिपका रहे जिस प्रकार कोई बच्चा माँ की छाती से चिपका है। अगला है हमारा यहाँ से, आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट। और यहाँ पे डायरेक्ट हम आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ से आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट वी मस्ट सुन इट एट ऑल कॉस्ट। देख सकते हैं कि इसका हिंदी में है कि मैं पश्चिम से घृणा करने वाला नहीं हूँ। पश्चिमी साहित्य से मैं बहुत सी बातें सीखने के लिए मैं पश्चिम का आभारी हूँ, किंतु मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ, जिसने मुझे सिखाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने इसे एक ही पाठ सीखा है, और वह है कि हमें किसी भी कीमत पर इसका त्याग कर देना चाहिए। अगला हमारा जो है 11वां नंबर पे यहाँ से, what is the modern civilization? It is the worship of the material। आगे की तरफ है हमारा, आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। यह हमारे भीतर के पशु की आराधना है। यह कोरा भौतिकवाद है। और अगर आधुनिक सभ्यता पग पग पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करती है तो यह कुछ भी नहीं है। 12वां पैराग्राफ है कि इट इज़ परहैप्स अनसेसरी। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम आते हैं कि एंड बोथ आर गुड इन देयर आवर रेस्पेक्टिव स्पेट्स। हिंदी में आ जाते हैं कि संभवतः दोनों सभ्यताओं के गुण को परखना यानी कि तौलना अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूर है। यह हो सकता है कि पश्चिमी ने अपनी जलवायु व वातावरण के अनुकूल सभ्यता का विकास किया तथा इसी प्रकार हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है और अपने अपने क्षेत्र में दोनों अच्छी है। हमारा जो है 13वां नंबर पे आता है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन आइडेंटिफिनेट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर कि इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है मनुष्य की इच्छाओं का अनंत फैलाव। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना और इन्हें कठोरता से नियमित करना प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी असंतोष की वजह भविष्य में तथा ईश्वर में अपने सच्चे विश्वास की कमी है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से है, जो कि प्रायः हमारे अंदर होती है। अगला है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द victory of man lies in that resistance. We are a danger of battering away the permanent good for a
मोमेंट्री प्लेजर। आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तात्कालिक एवं चमकदार परिणाम हैं कि उनका विरोध करना पागलपन लगता है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उनका विरोध करने में ही मनुष्य की विजय है। हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ गंवा देने के खतरे में हैं। अगला है हमारा, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मेटेरियल्स, सिमिलरली हिंदुइज्म has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। जिस प्रकार से पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं, so that is might fulfill its special mission of resistance the onrush of materialism। किंतु इन महान व सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक उन्नति की है, हम उससे भ्रमित हो गए हैं। मैं उन उन्नति से संतुष्ट नहीं हूँ। वस्तुतः लगभग ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया है जिससे कि यह भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने में अपने विशेष अभियान को पूर्ण कर सके। आगे हम बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल दिस देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ कीप्ट इज अलाइव टू टिल नाउ। यहाँ तक पढ़े हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं कि और रेदर एज एंशिएंट रोम फॉर रोम वॉज इटली। अंततः हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी बात होगी जिसने अभी तक इसे जीवित रखा। यह बेबीलोन, सीरिया, ईरान व मिस्र की सभ्यता के पतन की साक्षी है। अपने आसपास नज़र घुमाओ, कहाँ गया रोम, कहाँ गया यूनान? क्या आप गिबन का इटली आज कहीं देख सकते हैं, या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। 18 नंबर पैराग्राफ आप देख सकते हैं। गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो देयर द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टर्नेड टू से यस आई सी हेयर एंशिएंट इंडियन स्टिल लिविंग। यूनान जाओ, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? तत्पश्चात भारत आकर प्राचीन रिकॉर्डों को देखो और फिर अपने चारों तरफ देखो और तुम यह कहने के लिए बाध्य हो जाओगे, हाँ मैं यहाँ अब भी प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ। 19 पैराग्राफ है। ट्रू देयर वेयर डाउन गेप्स टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं। नॉट डेवलपमेंट एलोन मेटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। सत्य है कि वहाँ इधर उधर गोबर की ढेर भी थे, लेकिन उनके नीचे बेशकीमती खजाने दबे हुए थे। यहाँ क्यों जीवित रहा, इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने समक्ष भौतिकता के साथ विकास का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास का लक्ष्य रखा। 20वां पैराग्राफ हमारा कह रहा है, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting one's self-denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी इच्छाओं, भोग विलासिता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, अपितु आत्मत्याग द्वारा इच्छाओं को सीमित करने पर है। 21 नंबर पैराग्राफ। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the European, but it will mean ruin for Indian if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whether evil might have crept into it.
निस्संदेह यूरोपियन सभ्यता यूरोप के लोगों के अनुकूल है, किंतु अगर हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो यह भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम ग्रहण करने योग्य चीज़ों को न अपनाएं अथवा स्वीकार न करें, परंतु इसका यह अर्थ भी है नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल हो गई हैं यूरोप के लोग उसका त्याग भी न करें। 22वें नंबर पैराग्राफ हमारा जो है, देयर एंशियंट रिचर्ड their ancient search for material comforts and their multiplication is such enabling and make a bold to say that European। इसके बाद लास्ट डायरेक्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं, इन अ वेंट सर्च आफ्टर हाई लिविंग मिसिंग हाई थिंकिंग। हिंदी, भौतिक सुखों की अनवरत खोज एवं उनको बढ़ोतरी करते जाना ऐसी ही बुराई है, और मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोप के लोगों को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। अगर वे इन सुखों जिनके वे गुलाम बनते जा रहे हैं कि बोझ के नीचे मरना नहीं चाहते, यह संभव है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि सुनहरी ऊन के पीछे भागना भारत के लिए निश्चित ही मृत्यु को बुलावा देने का समान होगा। आओ हम अपने दिल पर एक पश्चिमी दार्शनिक का आदर्श वाक्य अंकित कर ले, साधारण जीवन उच्च विचार। आज यह निश्चित है कि लाखों लोग उच्च जीवन शैली में नहीं जी सकते, तथा हम जैसे कुछ लोग जो अधिक के बारे में सोचते हैं, खतरे उठाते हैं, वे उच्च विचारों को भूलकर उच्च रहन सहन की व्यर्थ की खोज में रहते हैं। 23वें नंबर हमारा है, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेटेड एंड वैल्यूनेटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। वास्तव में सभ्यता का सही अर्थ इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, अपितु बलपूर्वक व स्वेच्छा से अपनी ज़रूरतों का दमन करना है। केवल यही संतोष वास्तविक खुशी तथा सेवन करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा उनका विकास करता है। 24 पैराग्राफ है। इसके बाद अब शायद हमारा पैराग्राफ नहीं है, लास्ट हमारा कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबाउट अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ hindrance instead of help। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion, and as are the satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's nation self must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। हिंदी में है, भौतिक सामान्य और आराम एक स्तर तक आवश्यक है, लेकिन उस विशेष स्तर के बाद वे सहायक की बजाय बातें बन जाते हैं। अंततः इच्छाएं पैदा करना उनको पूरा करने का विचार एक धोखा तथा फंदा प्रतीत होता है। किसी की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करना बल्कि किसी की संकीर्ण व्यक्तिगत बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति करने का भी एक बिंदु तक अंत होना चाहिए, इससे पहले कि वे भौतिक एवं बौद्धिक विलासिता बन जाए। किसी व्यक्ति को अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा उत्पन्न न करें, जिस पर उसे अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करना चाहिए। तो ये हमारा पाठ का पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो है आप देख सकते हैं कि वर्ड मीनिंग आ जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बात भी लिख सकते हैं या आप इसको याद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर याद नहीं होता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको
एक बार दो बार फिर से रिवीजन इसको कीजिए। रिवीजन एक दो बार करने के बाद अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा हम लेकर आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसके बाद 1 नंबरी क्वेश्चन है, फिर 2 नंबरी और इसके बाद 5 नंबरी क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। ये हमारा जो है गेस्ट पेपर से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस एंसेस्टर डिस्काउस ऑफ अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स इज फॉर, मतलब कि कहाँ से लिया गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि डायरेक्ट हमारा आंसर दिया हुआ है सी हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। इसका भी होगा हमारा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न है, दी गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो आप इसका भी जो है गुड कंडक्ट इसका आंसर लगाएंगे। अगला है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरह का दिया रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन ए मारना है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अगला हमारा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फॉर्म। तो हमने इसको भी पार्ट में भी पढ़ा था, इसका आंसर हमारा होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जिससे लगे कि किस पार्ट से लिया गया है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा नंबर हमारा जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि द मोर वी इंड्यूज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडलेड दे बिकम इज टेकन फॉर्म। ऑप्शन ए भारत इज माई होम, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऑप्शन सी हाउ फ्री इज द प्रेस, या ए चाइल्ड इज बोर्न। तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। 7वें नंबर पर देखते हैं हमारा खाली स्थान दिया है, वे आर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। इसका ऑप्शन होगा आवर एंसेस्टर, इसमें आवर एंसेस्टर भरा जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न, इंडियन डिमेंस एमोएबल एंड दैट इज हर। तो इसका जो आंसर होगा बी, ग्लोरी होगा। 9 नंबर, गांधी जी डेथ एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। खालिस्तान में क्या भरना है, तो आपको बतलाना है ऑप्शन सी, इसका होगा 30 जनवरी 1948। यानी कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसके बाद 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा जो है ये आ चुका है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज डेवलप्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम खालिस्तान। ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन थॉट्स, ऑप्शन सी दी अर्थ, ऑप्शन डी भारत इज माई होम। तो इसका ऑप्शन में ए होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन हमारा है। 11वां नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। ऑप्शन ए हाउ टू मेक मनी, ऑप्शन बी हाउ टू विन द इनेमी, ऑप्शन सी द पाथ ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन डी द वे ऑफ लिविंग। तो इसका ऑप्शन होगा सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। 12वां क्वेश्चन, द सेंटेंस दिस डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर indefinite multiplicity of ones is formed. Option A Indian civilization, option B I have a dream, option C a child is born, option D the earth। तो इसका होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन ए। 13वें नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मैकिनरी बिकॉज खालिस्तान। ऑप्शन ए दी नी वी शुड बी बिकम स्लेव्स, ऑप्शन बी दे नी वी वुड, या सी या ऑप्शन डी। तो आपको इसमें ऑप्शन ए ही लगाना है, ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। अब देख भी सकते हैं इसका आंसर भी दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है, दी सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इज अलाइव अप टिल नाउ इट इज टेकन फ्रॉम खालिस्तान। तो इसका ऑप्शन होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका भी आंसर जो होगा सी होगा। आप सी पे लगाइएगा, इसको एक दो बार और रिवीजन कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न 15 नंबर का रहा है कि महात्मा गांधी हैज़ राइटन हैज़ लिसन। मतलब कि
इसका ऑप्शन क्या होगा, ये ड्रीम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको इसमें भी ऑप्शन सी लगाना है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फेरेहोप्स वेयर रूलर्स वेयर एंसेंस। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ग्रीस। तो ऑप्शन बी लगाना है इसमें, इजिप्ट पर। 17 नंबर प्रश्न, खालिस्तान वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसमें आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों में से ऑप्शन डी को लगाना है। और अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए खालिस्तान। तो इसका आंसर होगा पीपुल्स, इसका होगा पीपुल्स होगा। अगला हमारा है 19 नंबर है, 19 नंबर देख लेते हैं, 21 नंबर तक है। 19 नंबर का रहा है कि जीवन इज एसोसिएटेड विद क्या। तो ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपको इसमें इटली ऑप्शन ए के क्लिक करना है। अब इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स खालिस्तान फॉर इंडिया। ऑप्शन ए वांट, ऑप्शन बी लिविंग, ऑप्शन सी रियल, ऑप्शन डी रोइन। तो आपको इसमें ऑप्शन डी लगाना है, ठीक है। इसके बाद 21वां नंबर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ खालिस्तान। अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी इंडियन, सी यूरोपियन सिविलाइजेशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको इसमें आंसर बी पे लगाना है, यानी कि इंडिया। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं 2 नंबर और 5 नंबर वाली क्वेश्चन को। सॉरी दोस्तों, हमारे पास और भी इसका मिल गया पैराग्राफ, तो सोचे आपको ये भी दे ले। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज़ खालिस्तान इट ए। ऑप्शन ए होगा इमूवेबल। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज राइटन बाई। तो ये तो सबको पता होगा कि किसी लिखा था, तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 25 नंबर क्वेश्चन, द माइंड इज अ रेस्टलेस खालिस्तान, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ऑप्शन ए यानी कि बर्ड्स होगा इसमें। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। 26 नंबर क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मोन ऑफ खालिस्तान। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ग्रीस और रोम दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन, प्लेन्स लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो। तो इसका ऑप्शन होगा वेस्टर्न फिलोसफर। 28 नंबर क्वेश्चन, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। इसका आंसर सी राइज होगा, राइज इसको बोल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन बी गांधी जी। तो इसको बोलेंगे गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। 30 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर्स। 31 नंबर क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर खालिस्तान टुवर्ड वन एनोदर। ऑप्शन बी एंग्री होगा। 32 नंबर, आवर एंसेस्टर इंजॉयड खालिस्तान रूल। ऑप्शन सी होम होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ खालिस्तान हैप्पी, यानी कि इसमें मैन भरा जाएगा, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन, गांधी वेंट्स टू चंपारण इन, तो 1917, यानी कि 1917 में चंपारण में गांधी जी गए थे। अगला है हमारा, दी पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई खालिस्तान एंड रोमन राइटर्स, यानी कि ग्रीक। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन, दी इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान प्रोवाइड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा फायर। तो ये हमारा जो था 1 नंबरी क्वेश्चन 36 क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर 5 नंबर इसको बोल सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन वो आ गया है। तो आप इसको देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, उसको लिख लीजिए कहीं और याद कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन कर रहे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर होगा, द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इट इज also the worship of brute in us. It is unadulterated materialism
It has no existence if it does not think at every step of the triumph of material civilization. As such, the author has advised us to keep away from it at all costs. दूसरा क्वेश्चन, what did the author convey to the countryman about dealing with modern civilization? इसका आंसर है the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, which the author observed. Hence, the author convey to the countrymen to keep away from modern civilization. तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, what is the distinguishing characteristic of modern civilization? आंसर होगा the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The modern or Western state of dissatisfaction arises really from wants to living faith in a future state and therefore also in divinity. चौथा नंबर प्रश्न हमारा जो है, the author perceived dangers from modern inventions. How? इसका आंसर होगा the author become aware of immediate and distinguished result of modern inventions. It has maddened to resist and nobody dare to abuse it. According to him, we are in danger of exchanging permanent good for a momentary pleasure. पांचवा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर प्रोफेट टू मेटेरियलिज्म? आंसर होगा ऑथर प्रेफर्स डेवलपमेंट अलोंग स्पिरिचुअल लाइन्स रेदर देन डेवलपमेंट अलोंग मेटेरियल एंड materialism. The modern people will have to perish under the weight of materialism, so he prefer restricting our wants. छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ओपन? तो इसका आंसर होगा our civilization, our culture, our swaraj depend not upon multiplying our oneself individuals but upon restricting oneself annual. अगला प्रश्न सातवां है कि what is civilization in the real sense of the term? इसका आंसर होगा civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. तो ये हमारा जो था पाँचवें नंबर क्वेश्चन था। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। हम आपको तो ये हमारा था क्लास 11-12 का इंग्लिश का चैप्टर 1 लेसन 1 जिसको बोल सकते हैं आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखे थे महात्मा गांधी ने। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उसको थोड़ा सा जल्दी में भी हम सोचेंगे कि हो जाए। इस पहले चैप्टर को खूब ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। हमारे पास अभी 4 महीना समय है और 4 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।